आजकल फिल्म बनाना बहुत इजी हो गया है। वीएफएक्स से लेके एआई क्या क्या है, पर कुछ ऐसी फिल्में जो आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट यूज करती है, जिसके वजह से सालों साल याद रहती है। तो ये है ऐसी 4 फिल्म जो थी खतरनाक प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वाली। पहली फिल्म उस आदमी की है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बात करने पे उसका नाम आना जरूरी ही है। उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, ब्लास्ट हो गया, हर एक चीज रियल। यहाँ तक कि पैंडेमिक में भी अपने पिक्चर को चालू रखा था। इतना लेवल का डेडिकेशन है, सीजीआई उसे पसंद ही नहीं है और पब्लिक पागल हो जाती है। साल भर तक हाइप होते रहती है उसकी पिक्चर की, जिसकी फिल्म सिर्फ बड़े स्क्रीन के लिए ही बनी हुई है और हो सके तो आईमैक्स। ये है क्रिस्टोफर नोलन और उसकी इंसेप्शन। मैं तेरे चिथड़े उड़ा दूंगा। कुछ लोग तो पता नहीं 60 साल वाले बुढ़े के नाम ले लिए होंगे। वैसे मैं जानता हूँ कई लोग के दिमाग में आ गया होगा कि इंटरस्टेलर, टेनेट, डंकर्क ये सब जैसी पिक्चर का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो एक बात क्लियर कर लो, इंसेप्शन इतनी बिग बजट प्रोजेक्ट थी, नोलन की उस टाइम की सबसे बड़ी फिल्म। ये अगर ढंग से नहीं चली होती तो आज इसकी जो होशियारी है, पूरी की पूरी पिक्चर रियल आईमैक्स में शूट करने वाली, वो कभी ये कर भी नहीं पाता। और उससे बड़ी बात, इंसेप्शन इंटरस्टेलर से ज्यादा अच्छी पिक्चर है, ये बात सब लोग मान लो। और मेरे चैनल पे रहना है तो मानना पड़ेगा। इस फिल्म से पहले नोलन बड़ी गाड़ी पलट चुका था, बिल्डिंग उड़ा चुका था, तो इस बार उसने बैठ के सोचा कि अलग क्या करना चाहिए, तो और बड़ी गाड़ी लेके आ गया और बड़ी बिल्डिंग उड़ा दिया और बीच में कुछ ना कुछ थोड़े मोड़े इफेक्ट भी डाल दिए थे इसने। इसका जो ये फेमस ट्रेन वाला सीन है, उसको बनाने के लिए आज के टाइम पे बहुत इजी, पूरा का पूरा सीजीआई शहर बनाएंगे, ट्रेन भी सीजीआई रहेगी, हर चीज सीजीआई और काम खत्म। नोलन ने बहुत ही ज्यादा पुराना तरीका यूज किया। इसने प्रैक्टिकली एक ट्रेन बनवाया, उसको ट्रक के ऊपर लगवाया और ये सारी असली गाड़ी को ठोकते हुए शूट किया। और ऊपर से यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो भी इसने असली में करवाया, जिसके लिए बहुत ज्यादा हालत टाइट हो गई थी। ये एकदम सिंपल था, छोटा सीन था। पिक्चर में कितने लोग देखेंगे और बोलेंगे वाह क्या मस्त है, फिर सोचेंगे भी नहीं, पर उसमें कितनी ज्यादा मेहनत हुई यहाँ पर देख सकते हो। कई बार इसने वो खाली एक हिट को प्रैक्टिस करवाया था। इस ट्रेन को चलाने के लिए कई बड़े बड़े एक्टर्स ने ऑडिशन भी किया था। हर कोई मारने मरने की क्यों बात करता है हिंदुस्तान में। और उसके बाद मेरा फेवरेट सीन पूरी पिक्चर में ये था, जो पेरिस की चलती फिरती गली में ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि चालू शहर में ये करना था, ऊपर से असली जिंदा इंसान थे वहाँ पे, और इस ब्लास्ट को अलग तरीके से दिखाना था। कोई भी चटका या कोई भी चिंगारी नहीं रहेगी, पूरा एयर प्रेशर से किया था ये लोग ने। फिर उसमें थोड़ा मोड़ा सीजीआई कर दिया, पर जो इफेक्ट आता है वो ऐसे कभी नहीं आता अगर पूरी तरीके से सीजीआई से बनाते। और सबसे फेमस ये सारे सीन एक तरफ, ये जो जीरो ग्रेविटी वाला रोटेटिंग सेट है, ये नोलन ने असली में किया था, वो भी अपने करियर के इतने स्टार्ट में। मेरे हिसाब से इसीलिए ये फिल्म उसकी मास्टरपीस है। इसमें इसने कैमरा, एक्टर और पूरे के पूरे सेट को असली का घुमा दिया ताकि ये इफेक्ट आ सके। आज के टाइम पे क्या रहता, थोड़ा मोड़ा रिग यूज करते और उसके बाद सीजीआई करके जीरो ग्रेविटी दिखा सकते थे। असली ब्लास्ट ये सब तो माइकल बे ने भी किया है, पर नोलन का इफेक्ट इतना ज्यादा सबको क्यों याद रहता है, उसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है, ये जो भी चीज करता है सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के लिए रहता है, इसीलिए कोई भी इफेक्ट फालतू नहीं लगता है। अब हमको देखना है कि इस साल क्या खतरनाक इफेक्ट ये दिखाने वाला है। दूसरी फिल्म अपने ही खेत की है। ये प्रूफ कर देती है कि आपको अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़ा बजट, बड़े स्टार और कोई फ्लैशी चीज नहीं चाहिए। एक अच्छी स्टोरी रहे, डेडिकेशन से बनाओ तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हो। आज के टाइम पे जहाँ सीजीआई हर कोई यूज कर रहा है, ये लोगों ने प्रैक्टिकली सेट बनाया, सूट बनाया और क्या क्या। ये फिल्म है तुम्बाड़। पहली बात जो सबको क्लियर है कि तुम्बाड़ बहुत ही एटमॉस्फेरिक फिल्म है, उसके जैसी बहुत कम देखने मिलती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, इतना रियल सेट, इतना रियल लोकेशन, सीजीआई तो ना के बराबर यूज किया है। इस वजह से ये फिल्म इतनी रियल लगती है। ये फिल्म जितनी ऑडियंस के लिए डरावनी है, उससे 100 या 1000 गुना डरावनी तो इसकी टीम के लिए थी। क्रिएटिविटी की वाट लग जाती, बजट खत्म हो जाता और ये लगता कि अब तो पिक्चर बन ही नहीं पाएगी। फिर भी ये लोग ने बनाया और सबको पता है एंडिंग क्या हुआ था,
कोई देखने नहीं पहुंचा। इंडिपेंडेंस से पहले का इसमें महाराष्ट्र दिखाना था, जिसके वजह से ये लोग ने बहुत सेट बिल्ड किए और ऊपर से इसमें दो सबसे मेन चीज थे, एक हस्तर, दूसरी उसकी गुफा। ये दोनों चीज को इस तरीके से बनाया था और बहुत ज्यादा टाइम लगा। हस्तर के लिए जो एक्टर आता उसको धीरे धीरे कभी रिप्लेस भी करना पड़ जाता था। एक एक्टर इतने पूरे लंबे टाइम तक नहीं कर पा रहा था, कई घंटे उसको मेकअप करके रेडी करते। ऊपर से ये ऐसा रबड़ वाला मेकअप था, जो भी अंदर रहेगा उसका तो हालत खराब हो गया, सांस नहीं ले पाएगा। इसीलिए एक्टर्स लोग को कितने बार चेंज करना पड़ता। और हस्तर का कोई नॉर्मल ऐसा रोल तो था नहीं, पूरा एनर्जी वाला जानवर जैसा दिखना था। शायद एंडी सर्किस होता तो उसकी भी वाट लग जाती। फिर हस्तर की जो गुफा है, जो ओरिजिनली गुफा ही बनने वाली थी काली सी, उसको ये लोग ने चेंज किया। धीरे धीरे करके जब रीशूट होते गए तब आइडिया आया कि इसको अगर वोम जैसा बनाए तो कैसा रहेगा। सेट डिजाइनर लोग ने अच्छे से बनाया और खूब खुश थे। इनको लगा कि शाबाशी मिलेगी, तारीफ मिलेगी। एंड में क्या पता लगता है, नितिन ये सब तोड़ना पड़ेगा। इनके पास 600 करोड़ या कोई एक्सप्रेशन लेस स्टार तो था नहीं, जिसके बल पे ये लोग अपनी पिक्चर प्रमोट कर लेंगे। पूरी की पूरी अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करके इतना खतरनाक प्रोजेक्ट आगे बढ़ाते जा रहे थे और कई सारे चैलेंजेस भी आ रहे थे, जिसको मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। इसमें मैं डार्क दुखी सीरीज पे कभी लाऊंगा और मैं जानता हूँ वो सीरीज धूल खा रही है, मुझे फिर से लेके आना पड़ेगा। बॉयज हैड बिकम मेन। सेट पर सबके साथ मजाक करता था और वो लड़का इतना अच्छा एक्टर है कि आप उसको देखते हो तो कई बार आपको लगता है कि यार मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ यार। तीसरी फिल्म वो है जिसे पक्का लोग नॉर्मल एक्शन फिल्म समझ के छोड़ देते होंगे, ज्यादा ध्यान भी नहीं देते होंगे और उनको ये नहीं पता है इसको बनाने में कितना खतरनाक प्रैक्टिकल इफेक्ट यूज हुआ है। ऊपर से आज के टाइम पे जहां पर बात करने वाले सीन में भी कई सारे वीएफएक्स होते हैं, इस डायरेक्टर ने ये सोचा कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बनाएगा। ये है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। मैड मैक्स जिसने भी नहीं देखा है, ये वीडियो अभी मत देखो, क्योंकि उस फिल्म में स्टोरी कम है, जो है विजुअल और एक्शन ही है। वो यहाँ सब देख लोगे तो कोई मजा नहीं आने वाला। एकदम सिंपल स्टोरी के साथ अगर खतरनाक एंगेजिंग एक्शन फिल्म बनाना है तो गोल्ड स्टैंडर्ड है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। क्योंकि जब मैड मैक्स की स्टार्ट हुई थी 70s में, तो फिल्म मेकर के पास इतना ऑप्शन नहीं था और सीजीआई भी तब डेवलप नहीं हुआ था। पर जब 2015 में ये बनी, तब इतनी खतरनाक वीएफएक्स थे कि ये पूरी की पूरी पिक्चर सीजीआई बन सकती थी। लेकिन जॉर्ज मिलर ने ये चीज सोच लिया था, जैसे वो पहले बनाते आ रहा है वैसे ही बनाते जाएगा। आज के टाइम एपिक एक्शन फिल्म को कैसे प्रमोट करते हैं? एक रियल चेस सीन, एक्सप्लोजन, प्रोस्थेटिक कैरेक्टर और बहुत सारे एक्स्ट्रास। इनमें से कुछ भी दिख जाए तो दबा के प्रमोट करते हैं। Thanks Lord. Thank you. मैड मैक्स फ्यूरी रोड में ये सारी चीज एक साथ भर दी थी। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो 2 घंटे का कंप्लीट एक्शन सीक्वेंस था। स्टोरी को एकदम कम कर दिया, एक्शन को बढ़ा दिया। डायलॉग तो शायद किसी को याद भी नहीं होगा, पर जो इम्पैक्ट था थिएटर में जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा, हटके 4 हो गई थी। इसके लिए उन्होंने बनाए 150 से ज्यादा स्टंट कार, डेजर्ट पे ऑन लोकेशन शूट और रियल एक्सप्लोजन। ऐसा नहीं कि बाद में वीएफएक्स से ऐड कर दिया। और ये जो स्टंट परफॉर्म हो रहा है पोल पे, इसे पोल कैट्स बोलते। इसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया था, सर्कस वाले, और यही चीज परफॉर्म रियल में हो रहा था चलती हुई कार पे। ऐसा खतरनाक रिस्क ले रहे थे। फिर ये जो बंदा है जो बीच बीच में दिखता है गिटार बजाते हुए, आग निकल रही है, ये भी पूरा रियल है। सीजीआई यूज तो हुआ पर बहुत ही गिने चुने जगह पे, जैसे स्काई रिप्लेसमेंट हुआ, वायर रिप्लेसमेंट, फ्यूरियोसा का हाथ और कुछ उन एक्स्ट्रास को हटा दिया जिसकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी। मुझे तो लगता है जॉर्ज मिलर को सपना आया होगा कि इस साल तू मरने वाला है, तभी उसने जो मिला सब कुछ एक पिक्चर में ठूस के बना दिया। 10 साल बाद आई फ्यूरियोसा, जिसने देखी होगी, इतनी तो ज्यादा जबरदस्त नहीं थी, पर वो देख के भी हर कोई ये बोला होगा, अरे वो तो आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा कभी ना कभी तो घर आएगा तू। ये सब कोई गिमिक नहीं था। अगर इस फिल्म को आज भी देखोगे तो अभी आने वाली फिल्म से ज्यादा खतरनाक एक्शन है और सबसे मेन बात, हर चीज क्लियर दिखता है। एडिटिंग के लिए इसको ऑस्कर भी मिला था। The Oscar goes to
Margaret Sixel, Mad Max Fury Road. आदमी तभी अच्छे से एडिट कर पाएगा जब वहाँ रियल शूट होगा, तब वो एनर्जी सीधे सीधे फिल्म में दिखेगी। इस फिल्म की एनर्जी देख के लगता है टॉम हार्डी के उम्र का कोई बैठा होगा डायरेक्ट करने, पर पता लगता है कि अपने सबके एप्स्टीन दादू के उम्र का है वो। लास्ट फिल्म वो है जो सिर्फ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी फिल्म मेकिंग को एक हिसाब से चेंज करके रख दिया। इतने हाई लेवल का प्रैक्टिकल इफेक्ट्स था उसमें, इस तरीके का डेडिकेशन। आजकल के लड़के लोग जो एक स्टंट के बल पे पूरे साल अपनी फिल्म को प्रमोट करते, उनमें भी दम नहीं है कि इस तरीके का कुछ बना सके। जब वीएफएक्स तो छोड़ो, ढंग से कैमरा और रील भी नहीं चलता था, उस टाइम पे इस बंदे ने ये फिल्म बना दी। तो ये फिल्म है बस्टर कीटन की द जनरल। चिंता मत करो मेरे दुखी भाइयों, ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है। आपके जेई और नीट के फॉर्म अब भी सुरक्षित है। मतलब मैं और मोहन जी सिंह। सबसे खतरनाक बात ये कि 2026 में इस फिल्म को 100 साल पूरे हो गए, फिर भी किसी के अंदर इतना दम नहीं अब भी इस फिल्म को टक्कर दे पाए। साउंड आ गया है, वीएफएक्स आ गया है, ऊपर से 3D और क्या क्या फालतूगिरी की चीजें आ गई हैं, पर जो मेन फिल्म मेकिंग है अब भी बस्टर कीटन के लेवल पे जाने का किसी के अंदर हिम्मत नहीं। बस्टर कीटन ने तो कई सारे ऐसे स्टंट किए हैं जिसमें उसकी जान जा सकती थी, पर द जनरल मेरी फेवरेट उसकी फिल्म है और शायद उसकी बेस्ट और हिस्ट्री की बेस्ट फिल्म्स में से एक आती है। लोग साइलेंट फिल्म सोच के इसे नहीं देखना चाहेंगे, पर एक बार अगर स्टार्ट कर दोगे एंड तक खत्म किए बगैर नहीं छोड़ पाओगे। स्टोरी बहुत सिंपल है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, बीच में इसकी पत्नी को उठा लेते हैं और अब इसको ट्रेन पे पहुंचना है कैसे भी करके। और इसके लिए इसने क्या किया, नोलन या बाकी लोग की तरह नकली ट्रेन, मिनिएचर या ट्रेन जैसी गाड़ी नहीं बनाई, असली ट्रेन ला दिया। इसने सीधा स्टीम इंजन लाया और वो भी उसको दौड़ाते रहा, उसके ऊपर स्टंट किया। इतना रिस्की ले जा रहा था ये। और जब ये एक गाड़ी से या एक डिब्बे से दूसरे में जाता था, गाड़ी पे चल रहा था, उतनी ही सेफ्टी रखता था जितना हम रखते थे जब हमें चैट हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। और ये सब तो कुछ नहीं, ये एक चलता फिरता कैनन लेके आ गया था और उसमें से गोले उड़ा रहा था। एक अगर ढंग से लग जाता इसको तो काम खत्म था। ये जो गैग देख रहे हो आप लोग, ये सबसे रिस्की और महंगा गैग होने वाला था। आज के टाइम पे कॉमेडी क्या हो गई है अब समझ में आता है। And that was the only one I had. No biggie. और ऐसे ही बहुत सारे जगह पर इसके जो गैग्स थे वो भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इफेक्ट पे बेस्ड था। ऐसा नहीं कि एडिटिंग करके दिखा रहा है या कॉमेडी जैसा चेहरा बना ले रहा है। ये पूरा इंजीनियर लेवल का या बोलूं तो साइंटिस्ट लेवल का दिमाग लगाता था, तब जाके एक गैग कंप्लीट होता। ऊपर से इसके हर एक शॉट में देखो, सब चीज स्टिल कैमरा है, उसमें हो रहा है। कैमरा की फालतूगिरी नहीं दिखाना है इसको। आज के टाइम पे होता तो शायद ये ज्यादा अच्छे से आईमैक्स का यूज कर पाता। जब आईमैक्स की बात खुली गई है तो देखो, नोलन अपने हर बड़े स्टंट को आईमैक्स में शूट करता है और बस्टर कीटन के लेवल पे अब भी नहीं आ पाया है। इसने हिस्ट्री का सबसे महंगा एक स्टंट शूट किया था, रियल ब्रिज बनाया, रियल ट्रेन को ले गया और सीधे ब्लास्ट कर दिया। आज तक भी कोई इस लेवल पे नहीं जा पाया है और ये ट्रेन अभी भी वहां पड़ी है, टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। ये मत समझना कि मैं आजकल के फिल्म मेकर्स को गाली दे रहा हूँ। बहुत डेडिकेटेड, टैलेंटेड और सिनेमा को पुश करने वाले लोग आज भी हैं, पर जो बस्टर कीटन करता था वो क्रिएटिव था मगर बिल्कुल भी सेफ नहीं था। कभी भी कोई मर सकता था। और जो बस्टर कीटन अपनी फिल्म के लिए करता था, ज्यादातर चीज आज तो इलीगल हो जाएगी। कानून के हाथ के साथ साथ कुछ और भी लंबा होके पकड़ लेगा। फिल्म मेकिंग को फास्ट, इजी और हर कोई कर सके ऐसा बनाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी हमेशा आते रहेंगे। पर अगर अच्छी तरीके से फिल्म बनानी है, एक कुछ ऐसा जो बहुत लोगों को याद रहे, 100 साल तक लोग देखें, तो उसके लिए असली डेडिकेशन, सैक्रिफाइस और ऐसा कुछ बनाना जिससे फिल्म में अपने सोल का एक पार्ट रह जाए।